जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे महोदय के बारे में। जीन पियाजे महोदय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, या किसी भी स्टेट का टेट हो, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए जो है जीन पियाजे महोदय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको कह सकते हो आप सभी लोग कि सीटेट की जान है। यानी इसके बिना जो है सीटेट को जो है आप पूर्ण नहीं मान सकते। यहाँ से कहीं ना कहीं 2 से 3 प्रश्न जो है जीन पियाजे का जो है इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो इस छोटे से टॉपिक से आप सभी को 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। उससे पहले कुछ बात को बता दें कि सीटेट यूपी टेट के नोट्स के लिए हमारे इस नंबर पर जो व्हाट्सएप आप सभी लोग कर सकते हैं। इसमें आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट क्वेश्चन पेपर, सीटेट क्वेश्चन पेपर, यूपी टेट क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्लस कंपटीशन किताबों का निचोड़ होगा। और इसमें जो भी डाटा होगा सब नए सिलेबस के अनुसार होगा। अब कहीं ना कहीं आप सभी को 100% सफलता जो है ये नोट्स दिलाएगी। अभी यह स्टेट की तैयारी करवाया था, उसमें 30 में से 28 क्वेश्चन जो है अपने इस पीडीएफ में से हम फंसाए थे। और आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर क्वेश्चन हल करेंगे जीन पियाजे महोदय का, तो सारे क्वेश्चन हल होते चले जाएंगे। एक बार इसको पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, फिर क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। किसी भी सीटेट क्वेश्चन उठा लेना, उसके जीन पियाजे का क्वेश्चन हल करना, सारे क्वेश्चन जो हल होते चले जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस सेशन को, जीन पियाजे महोदय को। एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि जीन पियाजे महोदय जो है कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। कौन से सिद्धांत का? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। जीन पियाजे महोदय कहाँ के निवासी, कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो स्विट्जरलैंड के। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और इन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किए, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। बहुत सारे प्रयोग करने के बाद जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादित किए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले इन्होंने किन पर जो है प्रयोग किए थे, तो अपने 3 बच्चों पर और आसपास के बच्चों पर जो है इन्होंने अध्ययन किए थे। किस चीज का अध्ययन किए थे? संज्ञान का किए थे, ज्ञानात्मक का किए थे, मानसिक विकास का किए थे। तब जाकर के इन्होंने इस थ्योरी का जो है प्रतिपादन किए। आगे देखते हैं। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है, या फिर अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का इन्होंने अध्ययन किया, तो जिस प्रकार बच्चे के विकास होता गया उसी प्रकार उसका संज्ञानात्मक विकास होता गया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? विकासात्मक कहा जाता है। और यह एक एक अवस्था के बारे में बताती थी कि जब इतना बड़ा बच्चा होता है तो इतना विकास होता है, जब इतना बड़ा बच्चा होता है इतना विकास होता है। तो यानी अवस्था को भी दिखाता है, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, याद रखना। पियाजे का मानना है कि, क्या मानना है, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जिन पियाजे महोदय क्या बताएं कि जिस प्रकार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह क्या करता है, वस्तुओं की छाप जो अपने दिमाग में बनाता रहता है। जैसे कोई छोटा बालक है, वह हर चीज भूल जाएगा, उसको पता नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा और बड़ा होगा तो उस चीज को जानेगा, पहचानेगा। और बड़ा होगा उसके जैसी आकृति को पहचानने लगेगा। और बड़ा होगा तो उसके जैसे आकृति के बारे में प्रतिबिंब,
चित्र बनाने लगेगा, और बड़ा होगा तो उसके बारे में पूरा सूत्र, फार्मूला, हर चीज़ की जानकारी करने लगेगा। तो पियाजे ने यही बताया कि जैसे जैविक परिपक्वता आती है, वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। एक कई बार पॉइंट पूछा गया है। आगे, पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, फिर अधिगम होता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए सभी लोग। कैसा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। ये इतनी बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है या अधिगम। तो पियाजे के अनुसार जो है विकास पहले होता है, फिर क्या होता है? अधिगम। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने में कठिनाई होती है, तो इसको इस प्रकार याद करना कि जो है बच्चे जो है जीन पियाजे महोदय बच्चों के विकास से संबंधित अध्ययन किए। उसके बाद कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं कि विकास जैसे जैसे होता जाता है कॉन्सेप्ट बनता जाता है। तो इसी के अनुसार कह सकते हो कि जीन पियाजे के अनुसार क्या होगा? पहले विकास होगा। जबकि यहीं अगर वाइगोत्स्की महोदय होते तो वो पहले बताए थे अधिगम होता है। इन दोनों में बराबर लड़ाई चलती रहती है। अब लड़ाई का मतलब एडुकेशन में, शिक्षा से, वार्तालाप से। आगे, जीन पियाजे महोदय एक परिभाषा दिए हैं, डिफिनीशन दिए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिफिनीशन है। क्या है? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे जो है पियाजे महोदय बच्चे को जो बहुत बड़ी शक्ति माने। हालांकि चाहे आरटी 2009 हो, चाहे एनसीएफ 2005 हो, चाहे या नीपी 2020 हो, सभी लोग जो है बच्चों को सर्वोपरि मानते हैं। और आप लोग ये सभी बात ध्यान रखना, जब भी एग्जाम देने जाना है हमेशा बच्चे के प्रति ही सोच के आंसर देना, तो आंसर गलत नहीं होगा। तो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, यानी बच्चे जो अपने हिसाब से सब कुछ चीज जो है ग्रहण करते हैं, हर चीज सीखते हैं, अपने अनुसार ही सीखते हैं। और इनके अंदर कोई ना कोई हमेशा गुण रहता है। जैसे वैज्ञानिक कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, ऐसे ही बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। अपने आसपास बच्चों को देखे होंगे, बच्चा कभी कभी ऐसे ऐसी भाषा बोल देता है, आप सभी लोग सोच के दंग रह जाएंगे, अरे इसके दिमाग में भाषा आया कहाँ से? ऐसी ऐसी बातें बोल देता है कि समझ में ही नहीं आता ये बातें कहाँ से बोल रहा है। ऐसा ऐसा चीज बना देता है, आप लोग सोच ही नहीं सकते अरे ये बनाया कैसे। तो जीन पियाजे का मानना जो है सही है। आगे, और ये बच्चे जो है संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आगे, अब इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। हर एक पॉइंट इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पी बाई क्यू हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, सारे पॉइंट यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जानने से पहले कुछ वर्ड को जान लेते हैं। पहला वर्ड क्या है? अनुकूलन, यानी अडॉप्टेशन। अनुकूलन क्या होता है? ये कई बार पूछा गया है, सबको बहुत कंफ्यूजन होती है। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। क्या है? वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाती है? अनुकूलन। जैसे आप सभी लोग कहीं स्कूल में गए, अब टीचर है मारने वाला, गुस्सैल है, अब बच्चे भी वैसे ही पुराने वाले हैं, लेकिन अपने आप को उसमें ढाल नहीं पा रहे हो। तो अगर उसमें उस वातावरण के साथ अपने आप को उसी प्रकार बना लो, गुस्सैल जैसा, बच्चों के समान जैसा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? यही क्या है? अनुकूलन होता है। जैसे कोई बच्चा छोटा सा होता है, उसके पास टेडी बियर रहता है, तो वह जान नहीं पाता ये है क्या। तो वह अपने मन में विचार बना लेता है कि चलो ये कोई बात नहीं, ये ऐसे खिलौना है, ये ऐसे पड़ा रहता है। आगे, दूसरा एक वर्ड आता है आत्मसातकरण। क्या है? आत्मसातकरण। ये चीज को ध्यान रखना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। या कहीं मिलेगा आत्मसातीकरण मिलेगा।
यानी पहले जो मन मस्तिष्क में बनाए हो उस ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेना। अब जैसे अगर स्कूल जाना है तो पहले से ही स्कूल में बना ले, मस्तिष्क में बन जाता है कि चलेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, दोस्त यार पता नहीं कैसे होंगे, कई सारे दोस्तों को बनाएंगे, टीचर से जो है बोलेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। ये सब मस्तिष्क में क्या बनाते हैं, जो है ये मस्तिष्क में हम लोग विचार करते हैं। और इसी को जब स्कूल में पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं और उसके साथ कुछ रिलेट करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है, यानी एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे बच्चे के पास टेडी बियर बचपन में था, लेकिन थोड़ा और बड़ा हुआ तो पास में कुत्ता ला ला दिया गया खेलने वाला। अब जब इस कुत्ता आया तो सोचा चलो, पहले तो हमारे पास टेडी बियर थे, अब एक कुत्ता भी आ गया, तो अपना जो पुराना विचार था, यानी एक के साथ चलो दोनों के साथ रहेंगे, तो यही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। तीसरा पॉइंट याद रखना, समायोजन। यह क्या है, समायोजन। समायोजन यानी एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब बचपन में जब बच्चा टेडी बियर लिया था, कुत्ता आया तो बोला ठीक है चलो ये तो कुत्ता है, कुत्ता है। लेकिन बाद में उसे एक बिल्ली दिख गई सफेद में की। अब बिल्ली बोल रही थी म्याऊ म्याऊ। अब बच्चा बोला मम्मी मम्मी ये तो कुत्ता बोल रहा है। तो मम्मी ने समझा नहीं बेटा, एक कुत्ता नहीं है, एक बिल्ली है जो म्याऊ म्याऊ करती है। तब उसके दिमाग में जो कुत्ते का भाव था उसमें परिवर्तन किया और सोचा कि चलो सफेद रंग में बिल्ली भी होती है लेकिन वह म्याऊ म्याऊ करती है, जबकि कुत्ता कैसे करता है, भौं भौं करता है। और वही टेडी बियर कुछ नहीं बोलता था। तो जो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, पूर्व ज्ञान था उसमें परिवर्तन किया और वह सोच लिया चलो सफेद जो है कुत्ता भी होता है, सफेद बिल्ली भी होती है, लेकिन बिल्ली म्याऊ म्याऊ कहती है। तो ये क्या होता है, समायोजन यानी एकोमोडेशन। एक होता है साम्य धारण या संतुलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। एंड इक्विलिब्रेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जैसे बच्चा जब बचपन में था टेडी बियर के साथ तो उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बिल्ली आए तो सोचा एक कुत्ता है। तो मम्मी ने समझाया नहीं बेटा एक कुत्ता नहीं बिल्ली है। तो वह मन में विचार बनाया होगा चलो सफेद बिल्ली भी होती है और उसमें जो वो बिल्ली लेकिन म्याऊ म्याऊ करती है। तो यही क्या है, संतुलन बनाना है कि ऐसे ही बिल्ली भी हो सकती है। तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। आगे एक वर्ड है स्कीम्स। क्या है, स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। वेरी वेरी, ये जैसे मैं डिफिनीशन लिखा हूं इस डिफिनीशन को आपको सभी को डिट्टो याद रखना है। स्कीम्स क्या है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। जैसे बच्चा था, अब बच्चा जो है रास्ते में पापा के साथ खेल जा रहा था, तो देखा पापा ने कहा बेटा वो देखो पक्षी उड़ रही है। क्या है, पक्षी उड़ रही है। तो बच्चा जो है सोचा अच्छा इस रंग का पक्षी होती है, इसके पंख है, ये उड़ती है। तो अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना क्या कहलाती है, स्कीम्स कहलाती है। यानी वह बच्चा देखा पक्षी को, पंख था, उड़ रहा था, तो वह मन में बना लिया कि पक्षी जो उड़ती रहती है और पंख जो है रहता है। एक वर्ड है स्कीमा। क्या है, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, तो मानव के दिमाग में जो चीज पहले से होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। जैसे अभी बच्चा घूमने जब जा रहा था तो पापा ने देखा, बताया बेटा ये पक्षी है और उसका नाम बताया कि कौवा है, क्योंकि उससे पहले पता बच्चा एक पतंग देखा देखा था उड़ते हुए। तो बच्चा बोला पापा पापा वो देखो कितनी दूर पक्षी उड़ रही है। तो पापा ने कहा नहीं बेटा वो पतंग है, पक्षी नहीं है।
अब वो उसमें कंफ्यूजन में था। अब यहाँ आया तो देखा कौवा भी काली है और कोयल भी काली है। तो बोला पापा पापा वो देखो कौवा। तो पापा ने समझा नहीं बेटा, हर काली चीज कौवा नहीं होती। यानी पहले से दिमाग में बैठाया था कौवा का, लेकिन वह कौवा नहीं है। तो पापा ने बताया बेटा काला चीज कोयल भी हो सकती है। तो फिर बाद में देख लिया कबूतर, तो बोला पापा ये क्या है, तो बोले पापा ये कबूतर है। तो जो चीज पहले से उसके दिमाग में थी, उसके किसी के विषय में धारणा बनाता है, इसे ही क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। यानी बच्चा जो है यहाँ पे मान लिया काला कोयल भी होते हैं, काला कौवा भी होता है, और ऐसे रंग का क्या होती है, कबूतर होती है। स्कीमा समझ में आ गए होगा। आगे एक जीन पियाजे की पुस्तक को याद रखना। जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है, बाल विकास की भाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जीन पियाजे महोदय की भाषा क्या है, बाल विकास की भाषा। अब आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी अवस्था है, 4 अवस्था है। इसको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। वही तो कह रहा हूँ, जीन पियाजे एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या लगाना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। हर एक पॉइंट यहाँ का आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4 अवस्था होती है। इस चीज को ध्यान रखना। पहली अवस्था क्या होती है, संवेदी पेशी अवस्था होती है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी कौन सी होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती हैं, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक होती हैं। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती हैं, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब एक एक के बारे में डिटेल से देखते हुए चलेंगे। पहली क्या है, संवेदी पेशी अवस्था, यानी अगर बच्चा बालक जो है 0 से 2 वर्ष तक का है, तो वह बच्चा किस अवस्था में है, संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, ये सभी को पता होगा। कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5। इस स्टेज में बच्चा इसी 5 द्वारा ही सीखता है। अब देखते हैं, और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा संवेदी पेशी अवस्था में होता है, तो इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस स्टेज के बच्चों में पाया जाता है, तो पहले ही स्टेज के बच्चों में पाया जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अगर छोटे बच्चों को आप देखेंगे, उसको चाबी बहुत पसंद होता है। चाबी कहीं भी रख देंगे, वो बच्चा जरूर चाबी को ढूंढ लेगा। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण किस स्टेज में आ जाता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में ही आ जाता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है। इसका इंग्लिश भी ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश ही वर्ड दे दिया जा रहा आजकल एग्जाम में, हिंदी वर्जन नहीं दिया जा रहा। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी दूसरी अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक कितनी उम्र तक आता है, 2 से 7 वर्ष तक। यानी इस स्टेज में बच्चा जो है जीन पियाजे महोदय के अनुसार हर चीज देख पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। हालांकि इन पे जो बहुत सारे विवादित टिप्पणी भी है, लेकिन उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें वही देखना है जो एग्जाम में आएगा। क्योंकि आप सभी लोग ही सोच सकते हैं 7 साल का बच्चा तो सब कुछ कर लेता है। आगे
ये जो दूसरी स्टेज का बच्चा होता है, इसमें निम्न गुण पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? जीववाद का गुण पाया जाता है, यानी एनिमिज्म का गुण पाया जाता है। अब जीववाद क्या होता है? तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, उसे जीववाद कहा जाता है। जैसे अगर बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो मम्मी पापा बहकाने के लिए आते हैं, ये दीवार मार दी, लो पट पट, धरती माँ तुम्हें मार दी, लो पट पट। तो बच्चा हंसने लगता है, यानी बच्चा जानता है कि धरती माँ को मारा गया, वो भी रो रही है अब। तो जीववाद का गुण किस में पाया जाता है? दूसरे स्टेज में, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में अहम केंद्रित का भी गुण पाया जाता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद को गुण, अहम केंद्रित का गुण भी पाया जाता है। तो अहम केंद्रित क्या होता है? यानी ईगो सेंट्रिज्म है, यानी जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है या सोच रहा है सब ठीक है और वही सब करे, यानी बच्चा जो कुछ भी खा रहा सब वही खाए, बच्चा जो कुछ भी सोच रहा सब वही सोचे। इस यही गुण क्या कहलाता है? अहम केंद्रित का गुण कहलाता है। जैसे किसी पार्टी में अगर बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, तो सबको सोचेगा सब लोग आइसक्रीम ही खाएं, दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग क्या खाएं? आइसक्रीम खाएं। और बच्चा जो कुछ भी कहेगा वो सोचेगा दुनिया में सब लोग यही मेरी ही बात सोचें। तो यही क्या होता है? अहम केंद्रित का होता है। अहम केंद्रित का गुण किस में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। आगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। अपलटावी का गुण पाया जाता है, यानी उलटना पलटना नहीं जानता है। अपलटावी मतलब पलट ना पाना। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। यानी दूसरी स्टेज में, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को अगर कहा जाए 4+6 = 10 और 6+4 पूछ लिया जाएगा तो वो नहीं बता पाएगा, यानी अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। आगे, इस स्टेज में मुद्रा संप्रत्यय, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट में कमी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मुद्रा कॉन्सेप्ट की कमी किस में पाई जाती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। दूरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न ही पूछा जाता है, ये दो गिलास हैं जो कि समान भार की हैं, लेकिन एक गिलास जो है चौड़ी थोड़ा छोटी है और दूसरी गिलास बड़ी है, लंबी है, जो उतना ही मात्रा में लेकिन लंबी है। तो बालक किस गिलास को उठाएगा? लंबी वाली गिलास को उठाएगा। अगर बच्चे को 100 रुपए की नोट दिया जाए, 10 रुपए 20 रुपए का सिक्का दिया जाए, तो बच्चा सिक्का उठाएगा, यानी मुद्रा संप्रत्यय का गुण नहीं पाया जाता है। बच्चे को अगर स्कूल से घर ले जाएंगे, घर से स्कूल ले जाएंगे, तो बच्चा अकेले घर से स्कूल से घर नहीं आ पाएगा, यानी उसे दूरी का संरक्षण नहीं प्राप्त है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई संरक्षण, क्रम निर्धारण योग्यता में कमी पाई जाती है, कॉन्सेप्ट में कमी पाई जाती है। इस बच्चे में, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में जो है केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। अब केंद्रीकरण क्या होता है? जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, यही क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। जैसे अगर बच्चा मोबाइल पा गया, तो मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वह किसी चीज को नहीं करेगा, केवल खोलेगा गेम, केवल गेम खेलेगा। इसीलिए इस स्टेज को जो है पढ़ाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा जिस भी चीज पे ध्यान लगाता है उसको बहुत अच्छी तरह क्या करता है? सीखता है। तो केंद्रीकरण का गुण भी किस में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 2 से 7 वर्ष तक जब बालक रहता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष तक का हो जाता है,
तो वह किस स्टेज में पहुंचता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी बच्चा सामने कुछ भी रखा हो, उसके बारे में सोचने का जो है विकास इस अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था में अपलटावी का गुण भी आ जाता है, यानी बच्चा 6+4 = 10 कर लेगा और 4+6 पूछा जाएगा तब भी बता लेगा। इसमें जीववाद का गुण जो है खत्म हो जाता है, यानी वह जान जाता है सब चीज, कुछ निर्जीव कुछ जो है सजीव होते हैं। यानी इस अवस्था में अगर बच्चा गिर गया तो धरती माँ को मारेंगे तो कहेगा ओ हमको पागल बना रहे हो, धरती माँ को जान होती है, ऐसा इसमें वो पहचान लेगा। मुद्रा के बारे में पहचान लेगा, पहचानने का गुण आ जाएगा। अब अगर 500 की नोट देंगे, 100 रुपए की नोट देंगे तो 500 की नोट लेगा, 100 रुपए की नहीं लेगा। भार के बारे में जान जाएगा, यानी छोटे गिलास में अगर कुछ देंगे और चौड़े गिलास में देंगे तो जान जाएगा किसमें जो है ज्यादा रखा है। और अब बच्चा इस स्टेज में स्कूल से घर जा भी सकेगा और घर से स्कूल आ भी सकेगा। आगे, यानी अब वो जो है इन सब के बारे में जानकारी कर लेगा कि मुझे कौन सा गिलास चाहिए, घर से स्कूल चला जाएगा और स्कूल से घर भी आ जाएगा। तीसरी अवस्था जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें आगमनात्मक तर्कड़ा का विकास हो जाता है, यानी इंडक्टिव रीजनिंग का विकास हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि सामने रखी हुई चीज़ों के बारे में वह उस पर डिस्कस कर सकता है, विचार कर सकता है, सोच सकता है। जैसे सामने अगर आम रखा है तो उसके बारे में बता देगा, यह हरा होता है कच्चे होने पर, पक्का होने पर लाल हो जाता है और पक्का होने पर पीला हो जाता है, खाने पर मस्त लगता है। यानी सामने रखी हुई चीज़ों पर विचार कर लेना, यह क्या होता है? आगमनात्मक तर्कड़ा होता है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसका जो है आ जाता है गुण। पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, इन सब के बारे में सोच लेगा। चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इंग्लिश भी याद रखना, चौथी है क्या? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी इसमें बच्चा जो है जो कुछ भी नहीं देखेगा उसके बारे में भी सोच लेगा। अब इसमें बच्चा सोच सकता है कि जो हमारे आने वाले साथी होंगे वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, उनके बाल बड़े होंगे, आँख नयन मछली की तरह होगी। तो यानी जो चीज़ वो नहीं देख पाएगा उसके बारे में बच्चा सोच लेगा। अब अगर आम नहीं देखेगा फिर भी सोच लेगा कि इसमें मिठास होती है, मस्त होता है, अंदर पीले रंग का गुद्दा होता है, या हमारी लाइफ में क्या करना है, इस सभी के बारे में वो जान लेगा। और इसमें निगमनात्मक तर्कड़ा का विकास हो जाता है। यानी निगमनात्मक तर्कड़ा क्या होती है? वह जो है जिसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, यानी जो कुछ भी नहीं जानेगा उसके ऊपर भी वह विचार करेगा, तर्क करेगा। यही क्या होता है? निगमनात्मक तर्कड़ा होता है। जैसे बच्चा ये सोच सकता है कि पेड़ जरूरी है या नहीं, वह सोचेगा पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमें उसे ऑक्सीजन से हम अंदर ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को सांस लेते हैं जिससे हम जी सकते हैं। और भी बहुत सारी सोच सकता है, यानी जो कुछ भी वो नहीं देखेगा उसके बारे में वो क्या कर सकता है? सोच सकता है। आगे अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, PYQ है ये सब। प्रश्न है, कोई प्रश्न 5 साल की लड़की एक शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ गया है। तो जीन पियाजे और लाइब्वाल्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बी ऑप्शन है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित कहेंगे और लेवाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा
निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने की प्रयासों के रूप में करेगा। तो यही बी जो है क्या है, सही है। एक बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़की तह करते हुए आप सभी लोग भी कपड़ा जब तह करते हो तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो। तो ये क्या है, जीन पियाजे के अनुसार वह कौन सी भाषा प्रयोग करता है, अहम केंद्रित का। और लेव वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषा यानी प्राइवेट लैंग्वेज का। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक की इंद्रियों के प्रयोग से तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। अभी हमने बताया इंद्रियों से कौन सा होता है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्किल। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, क्या प्रस्ताव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, नहीं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, नहीं। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, नहीं। क्या है ये डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इस प्रश्न को। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों के सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। अब तृतीय अवस्था पूछा है, औपचारिक अवस्था तो चौथी होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो दूसरी अवस्था है, संवेदनात्मक अवस्था तो पहली अवस्था है। तो तीसरी कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किस संबंध है। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल इंद्रिय से नहीं, मूर्त संक्रियात्मक से नहीं, औपचारिक से नहीं। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो आज के सेशन में हमने कॉन्सेप्ट को देखा, पी बाई क्यू को देखा। इससे पता लग गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अब इस सेशन को देखने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जीन पियाजे सारे क्वेश्चन आसानी से जो है हल होते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे वाइगोत्स्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, स्किनर हो गए, ऐसे कई 5-6 जो मनोवैज्ञानिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसको स्टार्ट से करने से पहले कुछ बातें बता दें। आप सभी लोग को सी टेट या यूपी टेट के नोट्स चाहिए तो इस पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन, सी टेट क्वेश्चन, यूपी टेट क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्लस कंपटीशन किताबों के निचोड़ रहेगा और सारा चीज़ नए सिलेबस के अनुसार रहेगा। और इसको आप सभी लोग देखने के बाद 100% जो है सफलता निश्चित है। अगर नहीं विश्वास हो तो इस सेशन को पूरा कंप्लीट देख लेना। इसके बाद जो है वाइगोत्स्की महोदय के पीवाईक्यू को हल करना। कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी को जो है यूपी जो है सीटेट का जो है पेपर का तैयारी आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। लगभग 60 से 65 वीडियो बनाएंगे और भी छोटा छोटा वीडियो रहेगा। और कहीं ना कहीं उसको देखने के बाद आप सभी लोग सीटेट में कि पेडागोजी में बहुत अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं सीडीपी में। और कहीं ना कहीं जो है पेडागोजी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
30 नंबर तो पेडागॉजी खुद का आती ही आती है। दोनों लैंग्वेज में 15-15 नंबर की पेडागॉजी आती है, 30 नंबर ये हो गया। मैथ में भी 15 नंबर की पेडागॉजी आती है, तो 45 नंबर ये हो गए। यानी 30 30 60 5 65 जो है 65 नंबर आप सभी का जो है आसानी से तैयार हो जाएंगे 65 वीडियो देखने पर, ये मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीडीपी अपने आप में, सीटेट में। तो चलते हैं देखते हैं आज के इस सेशन को, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में, यानी वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वाइगोत्स्की महोदय किए हैं। और वाइगोत्स्की हमेशा दो वर्ड याद रखना, अगर जड पीडी कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए, जड पीडी शब्द दिख जाए, सामाजिक शब्द दिख जाए, कौन सा, सामाजिक शब्द दिख जाए, यम के ओ शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, यम के ओ शब्द दिख जाए, तो हमेशा देखते ही आंसर किसे लगा देना है, वाइगोत्स्की महोदय को लगा देना है। ये शार्ट ट्रिक है, याद रखना। क्या क्या, यम के ओ दिख जाए, जड पीडी शब्द दिख जाए, सामाजिक शब्द दिख जाए, तो देखते ही किसको लगा देना है, वाइगोत्स्की महोदय को लगा देना है। आगे, वाइगोत्स्की महोदय कहाँ के निवासी हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रूसी मनोवैज्ञानिक है। वैसे अगर देखोगे वाइगोत्स्की महोदय और जीन पियाजो महोदय, ये सब जो है एक समान, मतलब एक ही एज के हैं लगभग, और दोनों ही महत्वपूर्ण जो है मनोवैज्ञानिक है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो हैं जीन पियाजे महोदय हैं। इनका एक इसके पहले वीडियो अपलोड कर दिए, वहां से आप सभी लोग देख सकते हैं। और वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वाइगोत्स्की किस प्रकार की जो है व्यक्ति हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये सामाजिक रचनावादी हैं। क्या है, एक कई बार प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं तो कौन, वाइगोत्स्की। यानी इन्होंने जो समाज पर बहुत सारी बातें की हैं, यानी समाज को ही बच्चों के विकास के लिए समाज को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए इन्हें जो है सामाजिक सृजनवाद के जनक भी कहे जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सामाजिक सृजनवाद के जनक कौन है, तो जीन पियाजे महोदय हैं, सॉरी वाइगोत्स्की महोदय हैं। और इसमें हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और पीवाईक्यू को भी देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत जो है चलती रहती है। इन्होंने क्या बताया कि विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। जब विकास चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें डिटेल से उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि विकास जो है बच्चों का जो है विकास जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। अगर पेट में बच्चा गर्भ में रहता है तभी विकास उसका होता रहता है, मेंटली फिजिकल हर चीज़ विकास होता रहता है। तो विकास जो है जन्म से लेकर और जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक होता है। तो विकास जो है जन्म से लेकर यानी गर्भ से लेकर कब्र तक होता रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, पॉइंट पूछे जाते हैं। आगे, बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोत्स्की महोदय क्या माने हैं कि बच्चों द्वारा जो है ज्ञान का सृजन जो है किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास जो है सामाजिक स्थिति में ही हो सकता है। हमने पहले ही बताया, सामाजिक शब्द दिख जाएगा तो किसको लगाना है, वाइगोत्स्की महोदय को। वाइगोत्स्की महोदय ने ये साफ साफ बताया कि बच्चों का विकास जो समाज में ही हो सकता है, यानी बच्चों के विकास जो है सामाजिक स्थिति में ही होगा। आगे देखते हैं, इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इन्होंने बताया कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं अपने समाज से, अपनी संस्कृति से, जो है अपनी भाषा से, जो अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय जो है इसके 3 पहलू बताए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तीनों पहलू का नाम याद रखना, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। यानी बच्चा हिंदूवादी कल्चर में रहता है तो बच्चे का विकास हिंदूवादी कल्चर से होगा। बच्चों का समाज हिंदी भाषी से है तो बच्चे का समाज हिंदी भाषी से होगा। बच्चे का लैंग्वेज हिंदी हो है तो हिंदी भाषा का विकास होगा। यानी जिस भी समाज में वह रहता है रहेगा, वहाँ की जो भाषा होगी, जो कल्चर होगा, बच्चे का विकास उसी प्रकार होगा। ये तीनों एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करके जो है सीखते हैं। नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से ही संभव है। कैसे संभव है? सामाजिक अंतःक्रिया से ही होता है। इन्होंने यहाँ तक समाज को बताया है, समाज के बारे में बताया है कि बच्चों का अगर विकास हो रहा, किसी भी भाषा का विकास हो रहा है तो सामाजिक अंतःक्रिया से ही होगा। जैसे कोई बालक अगर इंग्लैंड में है तो उसको अंग्रेजी फराटे रूप से बोल लेगा। यहाँ अगर कोई बालक हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो हिंदी जबरदस्त बोल लेगा, इसकी सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी भाषा को क्या कहा जाता है? मातृभाषा भी कहा जाता है। आगे, इसलिए इन्होंने 3 वर्ड दिए हैं और ये तीनों वर्ड इतना इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही जो है ये तीनों वर्ड इम्पॉर्टेंट है। एक ZPD, एक स्कैफोल्डिंग और एक MKO। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। डिटेल से अभी जानेंगे, लेकिन ये चीज़ जानते रहना। ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक वर्ड होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है पाढ़ या ढांचा। क्या होता है? पाढ़ या ढांचा। MKO का फुल फॉर्म क्या होता है? मोर नॉलेज अदर। ये सारे प्रश्न पूछे गए, MKO का फुल फॉर्म पूछा गया है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है पूछा गया है। ZPD का फुल फॉर्म पूछा गया है। अब चलते हैं, देखते हैं जो है डिटेल से। उससे पहले एक बात बता दें, अगर कहीं शब्द दिख जाए ZPD, स्कैफोल्डिंग या MKO, तीनों में से कोई शब्द दिख जाए तो देखते ही किसको लगा देना है? वाइगोत्स्की महोदय को लगा देना है। अगर कहीं सामाजिक शब्द दिख जाए तो किसको लगा देना है? वाइगोत्स्की महोदय को जो है लगा देना। वो अपने आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं पहला, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD। यहाँ पे ZPD रहेगा। हिंदी में कहते हैं समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। यानी वास्तविक विकास के स्तर तक संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। क्या है? वास्तविक विकास तक संभावित वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के अंतर के बीच जो है का क्षेत्र होता है, वही क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर देख लेंगे थोड़ा सा, इस उदाहरण को समझ के फिर आगे बढ़ चलते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चा है, साइकिल चला रहा है लेकिन चला नहीं पाएगा। अब बच्चे का वास्तविक विकास क्या है? साइकिल चला नहीं पाएगा, लेकिन उसका संभावित विकास क्या है? चलाने का प्रयास कर रहा है। तो उसमें इसके पापा जो है क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। यही क्या होता है? ZPD होता है। जैसे यहाँ एक बिटिया जो है साइकिल सीख रही है, अब इसको उसकी मम्मी जो है सिखा रही है, तो इसके अंतर को ही क्या कहा जाता है? ZPD कहा जाता है। जैसे सीटेट में पास होने के लिए 90 अंक जरूरी है। क्या है? 90 अंक जरूरी है। लेकिन जो बच्चों का जो है विश्वास है, बच्चे को जो आता नंबर है, मान लेता हूँ 90 तक नहीं जा पाएगा, कुछ उससे पहले जा पाएगा। लेकिन हमारे वीडियो देख करके या विजय सर के सहयोग से वह बच्चा 120 नंबर पा गया, यानी किसी के सपोर्ट से 120 नंबर पा गया। तो बीच का जो गैप है, यही क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। यानी उसका वास्तविक विकास कितना है? 90 नंबर से कम है। और किसी के सहयोग से, यानी विजय सर के सहयोग से जो है, या विजय एकेडमी के सहयोग से जो है, वह 120 नंबर पा गया। तो यही बीच का जो गैप है, यही क्या है? ZPD है। आगे दूसरा वर्ड देखते हैं, MKO। क्या है? MKO दूसरा वर्ड है, MKO। फुल फॉर्म क्या होता है?
मोर नॉलेज अदर। वाइगोस्की महोदय ने बताया कि बच्चे को जो है यम के ओ सिखा सकता है। अब इसको उदाहरण से देखते हैं। अगर कोई बच्चा छोटा सा है, वह चम्मच को नहीं पकड़ पाता है, खाना को नहीं खा पाता है, तो उसकी मम्मी उसको चम्मच जो पकड़वा के खिलाती है कि बेटा ऐसे पकड़ के ऐसे खाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी मम्मी को आता है कि नहीं। तो मोर नॉलेज अदर मतलब यह होता है जो भी सहयोग करेगा वह कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा जानकार होगा, तभी वह क्या करेगा, सहयोग करेगा। यम क्यों के अंदर टीचर आ सकता है, पेरेंट्स आ सकते हैं, फ्रेंड्स आ सकते हैं, यानी कोई भी हो सकता है। बट जो है क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ बिटिया सीख रही है साइकिल, नहीं चला पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी मम्मी जो उसको सिखा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको मम्मी को जो इससे ज़्यादा नॉलेज है। यही क्या है, मोर नॉलेज अदर, यानी एम के ओ है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, निम्न में से एम के ओ कौन होता है। आगे तीसरा वर्ड था पाढ़ या ढांचा। क्या था, पाढ़ या ढांचा। यह क्या है, तो वयस्क द्वारा दी जाने वाली सपोर्ट को पाढ़ या ढांचा कहते हैं। अब जैसे यहाँ बच्चा जो चम्मच नहीं पकड़ पा रहा, तो उसकी मम्मी सहयोग कर रही है, इसी सहयोग करने की को क्या कहा जाता है, पाढ़ या ढांचा। अब ये जो बिटिया साइकिल नहीं चला पा रही है, तो उसकी मम्मी सहयोग कर रही है, तो यही क्या है, सहयोग करना, पाढ़ या ढांचा। अब जो सहयोग करवा रहा वो यम के ओ है, और इस बीच का जो अंतर है उसको ZPD कहते हैं। आगे वाइगोस्की महोदय के अनुसार भाषा पर जो इनके विचार देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। वाइगोस्की महोदय के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में वे एक साथ हो जाते हैं। वाइगोस्की महोदय ने क्या कहा कि भाषा जो है अलग होती है, चिंतन अलग होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बाद में जो है दोनों एक साथ हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखना। डिफिनीशन यही डायरेक्ट आएगी कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, बाद में विचार आते हैं, जबकि जीन पियाजे महोदय ने क्या बताया, विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय क्या बताए हैं कि भाषा पहले आती है और जो है विचार बाद में आते हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा के 3 रूप बताए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप जो है वाइगोत्स्की महोदय बताए हैं, तो 3 रूप बताए हैं। कौन कौन सा तीनों रूप है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या होता है, यानी सामाजिक भाषा। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, यानी अकेले की भाषा, अकेले बुदबुदाना। साइलेंट इनर भाषा क्या होती है, ये कुछ कुछ कहते हुए अपने कार्य को करता है। अब सोशल स्पीच क्या होता है, जो सामाजिक रूप वाली बातें हैं, यानी समाज में जो प्रचलित स्पीच है, भाषा है, वह क्या कहलाती है, सामाजिक भाषा कहलाती है। और कभी कभी बच्चे को देखेंगे वह अकेले बुदबुदाते रहता, कुछ ना कुछ बातें करते रहता, अकेले ऊट पटांग बोलता रहेगा, उंगली टेढ़ी मेढ़ी, पम्मी पापा पानी दादी पाई, बस अड्डा, चल बैठ, ये बोलता रहता है। तो इस भाषा को कुछ क्या कहते हैं, प्राइवेट भाषा कहते हैं। और एक होती है साइलेंट इनर स्पीच। इसी के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि एक लड़की जो कपड़ा तह करते हुए बुदबुदाती है, तो वह क्या करती है, तो प्राइवेट स्पीच है वो। क्यों, क्योंकि वो बोल करके अपने कपड़े को तह कर रही है, यानी सोच रही है कि कपड़े को ऐसे रखे या ऐसे रखे, कपड़े को यहाँ रख दे, ऐसे मोड़े, यहाँ पे रख दे, वहाँ रख दे। तो ये कौन सी भाषा होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। एक है साइलेंट इनर स्पीच, यानी बच्चा जो है जब अकेले कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है, मस्त रहता है। जैसे बच्चा ये गाड़ी चला रहा है, अब गाड़ी चलाते हुए कुछ ना कुछ ये बच्चा जो है बोलता रहता है, छुक 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 चलती गाड़ी, छुक छुक छुक, तेज धक्का मारो, उधर से मारो, चल दोस्त खेलते हैं, गई 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 गाड़ी गई। तो ये कौन सी भाषा होती है, साइलेंट इनर स्पीच होती है।
कभी कभी बच्चे को देखेंगे सोए रहेगा और जो है हंसने लगेगा, रोने लगेगा, सोते हुए कुछ बोलने लगेगा। तो ये कौन सी भाषा होती है? साइलेंट इनर स्पीच। अब देखते हैं जो है किसको देखते हैं, पीवाईक्यू को देखते हैं। इससे पता लगेगा कि जो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्न है, भाषा के विकास में आंतरिक भाषा की अवधारणा किनके द्वारा आरंभ की गई? तो अभी देखे थे, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच किसके अनुसार है? तो वाइगोस्की महोदय के अनुसार। इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। अब निकटवर्ती विकास क्षेत्र यानी ZPD उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाए, तो वापस तो करना ही नहीं है, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने बताया था कोई बालक पढ़ता है 90 नंबर से कम ला सकता है, लेकिन विजय एकेडमी जो है यूट्यूब चैनल से पढ़ा या विजय सर से सीडी भी पढ़ लिया, वह 120 नंबर पा गया। तो 120 नंबर जो है पा गया, तो इसी बीच का जो गैप होता है उसी को क्या कहते हैं? ZPD निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसका क्या होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पास होना नहीं, टारगेट होना चाहिए 120 प्लस। आगे प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? अब देखो यहाँ पे आए हैं लेव वाइगोत्स्की महोदय, तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तो जीन पियाजे महोदय, लेकिन ये प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया है, लेव वाइगोत्स्की के लिए हमेशा याद करना क्या? सामाजिक शब्द। क्या याद करना? सामाजिक शब्द। पुरस्कार दंड तो स्किनर महोदय हैं, अनुकूलन से तो जो है स्किनर महोदय हैं, उद्दीपन क्रिया कुछ नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, क्योंकि वाइगोत्स्की का इसमें नाम दिया गया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ये सब PYQ है प्रश्न। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो अब क्या है, अपने आप से बच्चा बातें कर रहा तो भ्रांत वार्ता नहीं, समस्यात्मक नहीं, अहम केंद्रित नहीं। अहम केंद्रित वर्ड तो किस में आता है? जीन पियाजे महोदय में आता है, लेकिन यहाँ वाइगोत्स्की नाम शब्द आ गया है। तो इन्होंने 3 भाषा की बातें की, प्राइवेट, साइलेंट और सोशल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो इसके अभी एक क्वेश्चन पहले भी आ गया था, संतुलन नहीं, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की नाम लिया गया है। संतुलन शब्द दिखेगा तो जीन पियाजे को मारना है। उद्दीपन ए भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिक अन्योन क्रिया, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि बच्चे का सभी प्रकार के विकास जो है समाज से ही होता है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD क्या है? ZPD का प्रत्यय किसने दिया है? अभी हमने ट्रिक बताया था, ZPD शब्द दिख जाए तो किसको लगा देना? वाइगोत्स्की महोदय को लगा देना है। इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? तो अभी हमने बताया ZPD के कौन है? वाइगोत्स्की महोदय। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग?
तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, टेट के लिए या किसी भी स्टेट का टेट हो, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है देखने को ज़रूर मिल जाते हैं और ऐसा कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता टेट सीटेट या किसी भी स्टेट का टेट हो कि नोम चोम्स्की महोदय से ना प्रश्न पूछे जाए। नाम चोम्स्की महोदय के बिना सीटेट का पेपर अधूरा माना जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं इनके बारे में और इस सेशन से आप सभी को जो है 1 से 2 प्रश्न जो देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं इसको। नोम चोम्स्की जो कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, तो भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में बताए थे। यही एक नंबर पूछा जाता है कि भाषा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो नोम चोम्स्की महोदय। इसमें हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और पी/क्यू को भी देखेंगे, जिससे ये पता लग पाएगा कि जो हम किस प्रकार से पढ़े हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो तब तक पढ़ेगा जब तक आप सभी लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और कहीं ना कहीं यहाँ से आप सभी को बहुत सारे जो है बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है 30 का सीडीपी की वजह से 75-65 प्लस जो है 65 प्लस क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 15-15 लैंग्वेज को हो गए और 15 मैथ के पेडागोजी हुए, तो कितने क्वेश्चन 30-45 क्वेश्चन यही हो गए। 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी से आते हैं, तो 75 क्वेश्चन जो है सीडीपी जो है मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं 75 में से 70 प्लस जो है आप सभी का मेरे वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। 75 के आसपास ही मिल जाएंगे सारे पॉइंट, और 120 प्लस का टारगेट होना चाहिए। आप सभी को इस पे सभी सब्जेक्ट का जो है मैराथन दिया जाएगा, साइंस ईवीएस सभी का। तो चलते हैं, देखते हैं नोम चोम्स्की के बारे में। नोम चोम्स्की महोदय कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में बताए हैं, यानी इनबॉर्न थ्योरी। एक प्रश्न यही पूछा जाता है, यह कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले हैं। टेट में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है कि नोम चोम्स्की कहाँ के निवासी हैं, तो अमेरिका के। और इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी जो बच्चे होते हैं वो उन्हें भाषा कोई सिखाता नहीं है, बल्कि वो जन्मजात रूप से भाषा क्या करते हैं, सीख लेते हैं, क्षमता होती है। पहले के मनोवैज्ञानिक बच्चों को कोरा कागज मानते थे, लेकिन अब कभी भी बच्चों को कोरा कागज नहीं मानना है, इसको नेगेटिव टैग के रूप में प्रयोग करते हैं। इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यह कहते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा सीखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने बताया है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, तो नोम चोम्स्की महोदय। और इस डिवाइस का नाम कई बार पूछा गया है, तो डिवाइस का नाम क्या है, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है, लैंग्वेज एल से, ए से एक्विजिशन और डी से क्या होगा, डिवाइस, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। एक किसने बताया है, तो नोम चोम्स्की महोदय। और कहीं भी ट्रिक हम बता देते हैं, अगर कहीं भी शब्द दिख जाए लैड शब्द, तो देखते ही किसको लगा देना है, नोम चोम्स्की महोदय को। अगर कहीं जन्मजात शब्द दिख जाए तो किसको लगा देना है, नोम चोम्स्की महोदय को। अगर भाषा अधिग्रहण कहीं दिख जाए तो किसको लगा देना है, नोम चोम्स्की महोदय को लगा देना है। तो चलते हैं, देखते हैं ये जो भाषा है इन्होंने क्या समझाया था। भाषा जो है बच्चा अपने आप सीख लेता है, यानी अगर हिंदी भाषी परिवार से बच्चा है तो वह हिंदी भाषा को अपने आप सीख लेगा, कोई नहीं सिखाएगा। अगर इंग्लिश भाषी परिवार से बच्चा है तो इंग्लिश के सीख लेगा, उसे कोई नहीं सिखाएगा। पंजाबी भाषा का बच्चा है तो पंजाबी भाषा को सीख लेगा, कोई नहीं सिखाएगा। इसी को जो है नाम दिए हैं सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जो है जन्मजात होता है। तो अगर यूनिवर्सल ग्रामर शब्द दिख जाए, यानी सार्वभौमिक व्याकरण शब्द दिख जाए, तो देखते ही किसको लगा देना है,
नोम चोम्स्की महोदय को लगा देना। ये सब ट्रिक है। नोम चोम्स्की महोदय ने बताया कि भाषा के 2 लेवल बताए हैं। अब 2 लेवल कौन कौन से हैं? एक है सतही संरचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, सरफेस लेवल। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उनका अर्थ नहीं जानता। जैसे बचपन में जब बच्चा होता है तो केवल ध्वनि को जानता है। अगर उसे पानी मांगना है तो मम बोल देगा, मम्मी से मिलना है तो मम्मी बोल देगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता है। तो जब अर्थ ना पता हो लेकिन उसका प्रयोग किया जाता हो, यही क्या होता है? सतही संरचना होती है, जो कि बच्चों में पाई जाती है। जैसे मम्मी पापा, खाना पीना, अर्थ नहीं जानता है फिर भी उसको जो है नाम लेता रहता है, बुलाता रहता है। और दूसरा होता है गहरी संरचना यानी डीप लेवल। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है, यानी जो कुछ बच्चा बोल रहा है उन सभी के बारे में बच्चे को पता है। तो यही क्या कहलाता है? गहरी संरचना यानी डीप लेवल कहलाता है। अब देखते हैं प्रश्नों को। ये सब सारे प्रश्न PYQ है सीटेट के, कहीं कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। लो, यही बात आ गई। तो अभी नोम चोम्स्की महोदय ने क्या बताया कि जो भाषा सीखने की जो है बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? तो अभी हमने कहा भाषा विकास शब्द दिख जाए तो देखते ही किसको लगा देना है? नोम चोम्स्की महोदय को लगाना है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? तो ये तो भाषा और विकास, लेकिन भाषा का शब्द किसने दिया है? तो नोम चोम्स्की महोदय। वाइगोत्स्की को नहीं लगाना है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांतों को किसने पेश किया? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल ग्रामर शब्द दिख जाए तो किसे लगा देना है? नोम चोम्स्की महोदय को। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पॉइंट ध्यान देना, इसमें से क्या करना है बताना कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा विचार पर आधारित है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, भाषा और विचार प्रारंभ में 2 विभिन्न गतिविधियां। तो इसमें कौन सा जो है सबसे कम है? इसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो आज के सेशन जो यहीं पे समाप्त होते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो आज के सेशन में हम बात करेंगे पावलोव के बारे में, इवान पी पावलोव, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट के लिए, क्योंकि ये इनसे जो है एक प्रश्न देखने को जरूर मिल जाते हैं। पावलोव, इवान पी पावलोव वेरी इंपॉर्टेंट जो है मनोवैज्ञानिक है सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए या किसी भी स्टेट का टेट हो, सभी के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आप सभी को ये भरोसा दिला दूं कि 100% जो है पास होने की गारंटी है, यानी पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर वीडियो को पूरा आप सभी लोग देखते हैं। 60 से 65 वीडियो जो है आप सभी को सीटेट के लिए मनोवैज्ञानिक के मिलेंगे, वो भी बहुत छोटे छोटे वीडियो में रहेंगे, ट्रिक के साथ रहेंगे, जिससे आप सभी लोग एग्जाम में जो है आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। और कहीं ना कहीं हमने पहले भी तैयारी करवाया है सीटेट का, उसमें भी अच्छे रिस्पांस मिले हैं, तो आशा है अभी भी अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। तो आज देखेंगे हम इवान पी पावलोव के बारे में। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें, जिससे उनके लिए भी फायदा हो जाए। तो चलते हैं, देखते हैं इनके बारे में। पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एक प्रश्न यही से पूछा जाता है कि पावलोव महोदय जो है
कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं? तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का। यूपी टेट में कई बार ये पूछा गया, किसी भी स्टेट का टेट हो या स्टेट रीट बिहार स्टेट, कि जो है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इवान पी पावलोव महोदय किए। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इवान पी पावलोव जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, यानी रूस के निवासी हैं, और इस पर इन्होंने अध्ययन किए थे जब, तो इनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बहुत कम ही मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है, और उनमें इनमें इनको जो है मिला है, इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया टेट में कि इवान पी पावलोव को जो है नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1904 ईस्वी को। किस सिद्धांत पर किया गया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर किया गया था। अब इनकी मेन बातें क्या है? इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इनकी मेन बातें ये थी कि इन्होंने बताया था किसी की उत्तेजना के अगर कोई सिग्नल दे दिया जाए, यानी पहले सिग्नल दिया जाए फिर वो काम होने लगेगा। ये सिग्नल जैसे रेड लाइट जलती है तो सभी को पता है गाड़ी जो है रोक लेना है, और नहीं रोकेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए जब ही रेड लाइट जलती है तुरंत गाड़ी को रोक देते हैं सब लोग। तो यहाँ पे क्या है, अगर उसी के समय पैरेलल है कि नहीं, कि सिग्नल निर्धारित कर दिया गया कि गाड़ी को रोकना है लाल लाइट जलने के बाद, तो तुरंत यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके उत्तेजना को बढ़ाने पर करता है। अब अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तब भी तो रुकता है, तो जितना तब रुकेगा उतना रेड लाइट जलने पर भी रुक जाता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। तो यही इन्होंने बताया था कि जो है किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा और जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ते पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इवान पी पावलोव जो सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं किस पर प्रयोग करके किए हैं? तो कुत्ते पर प्रयोग करके किए हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। अब कुत्ते पर इन्होंने कैसे किया था? तो उसने एक कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा, यानी एक कुत्ते को जो है एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, और कुत्ता कैसा था? भूखा था। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। अगर देखेंगे आप सभी लोग, जो कुत्ते रहते हैं उनके हमेशा लार टपकते रहते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जिनको खाने की चीजें देखते ही लार टपकने लगती है। तो ये जो लार टपकना होता है ये जो है कृत्रिम जो है प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो जब खाना उसे दिया जाता है तो वह क्या करता है? लार टपकाने लगता है। जब कुत्ते को खाना देता देता था तो जब कुत्ते को खाना दिया जाता था तो उससे पहले एक घंटी बजाई जाती थी। कुछ दिन बाद यह प्रयोग करके देखा गया कि जब भी घंटी बजाई जाती थी तब कुत्ता जो उतना ही लार निकालता था जितना जो है वास्तविक रूप से निकालता था। और घंटी जब बजती थी उसके बाद खाना दिया जाता था। तो यही प्रक्रिया कुछ दिन तक करने के बाद यह पता लगा कि जो घंटी बजने पर भी उतने लार दे रही है, निकाल रहा कुत्ता जितना खाना देने पर निकालता था। यानी खाने से पहले घंटी को क्या कर दिया गया? अनुबंधित कर दिया गया। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा, और जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम कौन कर रही है? घंटी कर रही, जबकि पहले क्या कर रहा था? खाना कर रहा था। खाने से पहले घंटी बजाई जाती थी, इसलिए घंटी बजाने पर भी ही जो है क्या करने लगता है? कुत्ता लार टपकाने लगता है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ क्या कर लेता है? संबंध स्थापित कर लेता है।
जैसे यहाँ कुत्ता है, पहले फिगर में देख रहे हैं सभी लोग, खाना दिया गया तो लार टपकाया, और दूसरी बार खाना देने से पहले घंटी बजाई गई, जस्ट खाना दिया गया, कुछ दिन तक तो घंटी बजाई गई लेकिन इसके मुंह से लार नहीं टपकी। लेकिन कुछ दिन यह प्रक्रिया की गई कि घंटी बजाती गई, ज्यों बजती थी तुरंत खाना आ जाता था। तो कुत्ते को लगने लगा कि ज्यों घंटी बजेगी तुरंत खाना आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है वह घंटी से अनुबद्ध हो गया। तो जब भी खाना जितना लार निकालता था उतना अब घंटी बजाने पर जो लार निकालने लगा। और कुछ दिन बाद जो है घंटी बजाया जाता था लेकिन लार नहीं, जो है घंटी बजाया जाता था लेकिन खाना नहीं दिया जाता था। तो धीरे धीरे इसका लार आना जो है बंद हो गया था। इस फिगर को देख करके आप सभी के मन में आ रहा होगा विचार कैसे कैसे है। जैसे अनकंडीशनल यूटुमुलस स्टिमुलस है तो अनकंडीशनल रिस्पांस भी मिल रहा था। नेचुरल जो है स्टिमुलस के नो रिस्पांस, यानी केवल घंटी बजाई गई तो नो नहीं रिस्पांस, घंटी बजाई गई और खाना दिया गया तो दोनों अनकंडीशनल रिस्पांस, यानी अब जो है घंटी बजाने पर ही लार टपकाने लगा। अब इसकी मेन जो है बातें देखते हैं, यानी स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। पहला कंडीशनिंग उद्दीपक सामान्यकरण, यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उसे उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे जैसे अलग घंटिया की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। यानी भले अलग घंटी बजाई जाती थी लेकिन घंटी बजाने के तुरंत बाद उसे खाना दिया जाता था। तो वह क्या कर लिया, उसमें सामान्यीकरण कर लिया कि घंटी बजेगी तुरंत हमको खाना मिलेगा। तो क्या करते, लार टपकाना शुरू कर देता था। दूसरी बात इसमें एक आती है जो है विलोपन की। कौन सी? विलोपन की, यानी एक्सटेंसिशन। इसमें क्या होता है कि कुछ दिन कुत्ते को जो है घंटी बजाई गई, खाना दिया गया तो लार टपकाना शुरू कर देता था। लेकिन कुछ दिन केवल घंटी बजाई गई, खाना नहीं दिया गया, तो धीरे धीरे देखा गया कि जो है घंटी बजाने पर अब कुत्ता जो है लार टपका नहीं रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? विलोपन। यानी अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। जैसे घंटे की आवाज के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। ऐसे ही जीवन में होता है, अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है उसके प्रति उसको रिस्पांस मिल रहा है तो उस कार्य को करेगा, लेकिन अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो उस कार्य को वह क्या करेगा? छोड़ देगा। इसी को क्या कहा जाता है? विलोपन। एक होता है विभेद। क्या है? विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। अब इसमें क्या है, पावलाव जो है शुरू में घंटी 1 घंटे बजाता था तो खाना दिया जाता था, बीच में 2-3 घंटे बजाई जाने लगी, लेकिन पार्टिकुलर 1 घंटे के बाद उसे जो है खाना दिया जाता था। तो कुत्ता क्या करने लगा? विभेद करने लगा कि बहुत सारी घंटे बजेगी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब ये वाली घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो कुत्ता क्या कर लिया? विभेद करना सीख गया, यानी इसी घंटी के बजने के बाद मुझे क्या होगा? खाना मिलेगा। जैसे बहुत सारी घंटियां बजाने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी के बाद खाना मिलेगा। ऐसे ही बच्चों को देख लो, बच्चे चारों तरफ काम करते हैं, अच्छा बुरा सब करते हैं, लेकिन उसमें जिसके प्रति जो है समाज में उसको पुरस्कार मिलता है, वाहवाही मिलती है, वह उसी काम को बच्चा क्या करता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सरकारी जॉब को जो है अच्छा माना जाता है, जबकि वहीं गुजरात राजस्थान में चले जाएंगे तो धंधा को जो है बड़ा चीज माना जाता है। पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो अगर तालाब यक्को नहीं तो तुम अमीर आदमी नहीं हो। तो सब हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। तो जैसे बच्चा हर कार्य करता है लेकिन जिस कार्य पर उसे पुरस्कार मिले
उसी को जो है वह क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बाकी को क्या करेगा, नकार देगा। आगे अब इसमें हम जो है प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी हमने देखा आई.पी. पावलोव महोदय, इवान पी पावलोव। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया? तो पावलोव महोदय, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता, बराबर पूछा जाता है कि राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है किसका है? पर्यटन एवं त्रुटि का? नहीं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का या शास्त्रीय अनुबंधन का? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया था, ये सब प्रश्न पीवाईक्यू है जो पूछे गए प्रश्न है। किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की, जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम की प्रक्रिया है? तो अभी हमने देखा किस कौन है, तो इवान पी पावलोव महोदय। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह डॉट 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 संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, यानी पावलोव महोदय ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं किस पर प्रयोग करके किए हैं? तो कुत्ते पर प्रयोग करके किए हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न, पावलोव सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो कुत्ते पर। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, कामसेट के बारे में भी देखा, कहाँ के मनोवैज्ञानिक उनके बारे में भी देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।